हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे, और फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज देख रहे थे, मौलिक कर्तव्य देख रहे थे, और मौलिक कर्तव्यों में हम लोगों ने 7 ड्यूटीज के बारे में लिख लिया था। आज हम उसके आगे मूव करते हैं और बात करते हैं बाकी के अन्य ड्यूटीज की, और फिर हम लोग आएंगे पार्ट 5 यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव पर। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आर्टिकल 51 ए क्लाउज एच। आर्टिकल 51 ए क्लाउज एच, दिस इज 8th ड्यूटी। और ये क्या कहता है, अभी हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर ही हैं। याद रखिएगा, ये कहता है कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पो, डेवलप साइंटिफिक टेम्पो, ह्यूमनिज्म एंड inquiring and reforming mentality, inquiring and reforming mentality। ये क्या कहता है? ये कहता है कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे जो टोटल ड्यूटीज हैं वो कितने हैं, 11। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 7 ड्यूटी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करें 11th जो 8th ड्यूटी है। बाकी के अन्य ड्यूटी को देख के फिर हम लोग चैप्टर 5 यानी कि जो हमारा मतलब पार्ट 5 है यूनियन एग्जीक्यूटिव, उस पर हम लोग मूव करेंगे। तो जो 8th ड्यूटी है आर्टिकल 51 ए क्लाउज एच में है, ये कहता है डेवलप साइंटिफिक टेम्पो, ह्यूमनिज्म एंड इंक्वायरिंग एंड रिफॉर्मिंग मेंटालिटी। इसका मतलब क्या है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यानी कि साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देना है। ये जो भूत प्रेत है ना, ये जो कहते हैं तंत्र मंत्र है ना, वशीकरण, जादू टोना, इन सब से दूर रहना है। इसको बढ़ावा नहीं देना है। जो आपका मतलब भ्रम वगैरह होता है ना, इन सब से क्या रहना है, दूर रहना है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि ह्यूमनिज्म को बढ़ावा देना है, यानी कि मानवतावाद को बढ़ावा देना है ना। और इसके बाद याद रखिएगा इंक्वायरिंग एंड रिफॉर्मिंग मेंटालिटी को, यानी कि सुधार की भावना को विकसित करना है। साथ ही साथ जो है आपका जो जांच की भावना है उसको विकसित करना है। इन सब चीजों को क्या करना है, डेवलप करना है। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसके बाद की बात करते हैं, अगला है आर्टिकल 51 ए क्लाउज आई। क्लाउज आई है ये, वन मत समझना इसे। ये क्या लिखा है, आर्टिकल 51 ए क्लाउज आई। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि हिंसा से दूर रहना है ना, देश की रक्षा करना है, डिफेंड द कंट्री एंड मतलब प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है, लाइक रेलवे, लाइक सड़क, लाइक एयरपोर्ट, या फिर ऐसा कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, यानी कि इसकी रक्षा करना।
और साथ ही साथ क्या कहता है कि वायलेंस से दूर रहना है, हिंसा से दूर रहना है, आपको हिंसा से क्या रहना है, दूर रहना है। यानी कि सार्वजनिक, हिंदी में लिख लेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा से, दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, ये अगला है। इसके बाद बाकी के और 2 ड्यूटी है, उसे हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे चैप्टर 5 यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव के ऊपर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। हाँ जी, मूव करें आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ भाई, काला जादू, जादू टोना है ना, ये सब जो अंधविश्वास है ना, इन सब से दूर रहना है। ओके सर, इसके लिए सजा सुना सकती है क्या? देखिए, इसके लिए कानून कोई अभी अगर पार्लियामेंट कानून बना दे, है ना, पार्लियामेंट ने जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कई सारे कानून बनाए हुए हैं कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर पहुंचाते हैं, पहले वाला में पूरा हिंदी लिख दीजिए। अच्छा, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना, ये सुधार है, सुधार की भावना, सुधार की भावना विकसित करना। ठीक है, लिख लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला याद रखिएगा कि टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ, टू स्ट्राइव for excellence in all sphere of individual and collective activity, so that our nation goes towards डेवलपमेंट। ठीक है, गोज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, है ना, भावना विकसित करना है, भावना विकसित करना। आप तब हिंदी में लिख लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के, सामूहिक गतिविधि में, सभी गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, जिससे हमारा देश, जिससे हमारा देश सफलता के नए आयामों को छू सके, जिससे हमारा देश सफलता के नए आयामों को छू सके, को प्राप्त कर सके, या छू सके, प्राप्त कर सके। ये सब बस आपको रट्टा मारना है ना, ये सब आपको क्या करना है, रटना है, क्योंकि इसमें समझने के लायक कुछ भी नहीं है ना। यू हैव टू रिमेंबर इट। आपको, आप ये भी नहीं कर सकते कि इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछ सकते हैं, आपके एग्जाम का नेचर है ऐसा, आपसे पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 51 क्लाउज जे में क्या है ना। ठीक है, क्लियर? हाँ, नए ऊंचाई को प्राप्त करना, नए आयाम को प्राप्त करना, है ना। ठीक है, तो देखिए
और 11th ड्यूटी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आर्टिकल 51 क्लाउज ए क्लाउज के, इसमें क्या है 11th ड्यूटी है, इसको मैंने पहले ही आपको लिखा दिया है, तो इसमें आप वही चीज यहां पर रिपीट कर लेंगे। 11th ड्यूटी जो है वो मैंने आपको पहले लिखा दिया है, इसको आप लोग लिख लेंगे। तो यहां पर हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो चैप्टर है ना वो हमारा कंक्लूड हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट प्रेसिडेंट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो कल जेडी में आर्टिकल 51 ए का एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शुभम, बिल्कुल यहां से सवाल आते हैं। ओके आगे चलें। सॉरी, कैन आई मूव के में क्या लिखना, 11th ड्यूटी ऑलरेडी लिखाया हुआ है आप तब पहले, है ना, जब हमने फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको बताया था ना 11th ड्यूटी वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी गार्जियन एंड पेरेंट टू सेंड देयर 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन टू स्कूल। ओके क्लियर है? कैन आई मूव? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे संविधान का अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर जो हमारे संविधान का वो है दोस्तों क्या, द यूनियन। द यूनियन यानी संघ। दिस इज चैप्टर 5 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज चैप्टर 5 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। डेफिनेटली देखिए, जो भी आपके क्वेश्चन कराता हूं, ये कोई भी वनडे एग्जाम देंगे ना आप, सारे वनडे एग्जाम में आपके नोट से बाहर एक भी सवाल नहीं आएंगे अजेंद्र। आप चाहे यूपीएससी का सीएपीएफ दे लो, सीडीएस दे लो, एनडीए दे लो, कोई भी एग्जाम दे लीजिए आप, कोई भी पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस का पेपर देख लीजिए, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ये किसमें है? तो इट इज अंडर पार्ट 5 आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 टॉक्स अबाउट पार्ट 5। और दोस्तों इसमें देखिए, इसके अंदर भी अलग अलग फिर हिस्से हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग बात किसकी करेंगे? यूनियन एग्जीक्यूटिव की, यानी संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका ध्यान से समझिएगा। और संघ की कार्यपालिका से जो रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78, ये संबंधित है किससे? संघ की कार्यपालिका से। ओके इसके बाद की बात करते हैं, दूसरा है, नेक्स्ट याद रखिएगा, अगला है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं संसद। संसद की जब बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123। इसके बाद दोस्तों आता है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट। इसी चैप्टर के अंदर है, ये पार्ट 5 के अंदर ही है सर। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट की। एंड इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आता है इसमें कैग। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पार्ट ऑफ यूनियन, है ना। क्योंकि इसमें एक सिंगल डे में सारा एग्जाम हो जाता है ना, सिंगल डे में ही आपका एग्जाम होता है, इसलिए इसे वनडे बोलते हैं। जैसे आप यूपीएससी का सिविल्स देते हैं तो उसमें पहले प्रीलिम्स देना है, फिर आपको मेंस देना है ना। मेंस में फिर उसमें काफ़ी दिनों तक एग्ज़ाम चलती है, 5-6 दिनों तक एग्ज़ाम चलती है ना, इसलिए ठीक है। चलिए हम लोग इसके बाद की बात करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यह है यूनियन एग्जीक्यूटिव। कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे किसकी? यूनियन एग्जीक्यूटिव की। फिर हम लोग बात करेंगे पार्लियामेंट की, धन सुप्रीम कोर्ट की, धन कैग की। ये टॉपिक देखिए जस्ट से फिनिश हो गया, समझिए आपकी 80% पॉलिटी फिनिश हो गई। 80 की मतलब लगभग 85 to 90% पॉलिटी आपकी फिनिश हो गई। ओके ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहां पर जो हमारा क्या है, जो सबसे पहला पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, ठीक है। देखिए एक्चुअली में जो फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है ना, बेसिकली वो जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एक, एक्चुअल में जो रीजन है ना, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो कहता है, जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए आप क्या करिए, कानून बना दीजिए। अभी जो एमएसपी तय करता है, दो चीजें होती है, एक होता है सीएसीपी होता है,
CSAP यानी कमिटी ऑन एग्रीकल्चर प्राइस एंड CSAP है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, है ना। और CSAP क्या करती है, अलग अलग जो अनाज है उसका एक क्या करती है, मूल्य बताती है कि हाँ ये चीजें क्या करती है, होनी चाहिए। और उसको फिर जो एक कमेटी होती है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो क्या करती है, फाइनल MSP का रेट बताती है कि गेहूं इस वर्ष जो है, मतलब जब भी कोई जैसे रबी क्रॉप है, जैसे कोई आपका खरीफ क्रॉप है, अभी जैसे मान लीजिए कि अभी का जो समय है, अभी आगे चलकर खरीफ क्रॉप बोया जाएगा, नवंबर दिसंबर में जनरली रबी क्रॉप बोया जाता है, लाइक गेहूं, है ना, और भी दलहन वगैरह जो है, तिलहन वगैरह है, ये सब जो है रबी क्रॉप में बोया जाता है। इसी तरह अभी आपका धान और भी अलग अलग जो फसलें हैं वो खरीफ क्रॉप में बोया जाएगा। तो रबी और खरीफ क्रॉप की MSP सरकार पहले क्या कर देती है, उस सीजन के मतलब आने से पहले तय कर देती है कि अगर अब गेहूं जो है इस बार हम इस मूल्य में खरीदेंगे, इस मूल्य में खरीदेंगे। तो इनका कहना है ना कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक कमेटी बनाई गई थी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, जिसका नाम था स्वामीनाथन कमेटी। जिसका नाम क्या था, स्वामीनाथन कमेटी। आपने नाम सुना होगा MS स्वामीनाथन का, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। MS स्वामीनाथन की मतलब अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, उन्होंने MSP को लेकर बताया था कि MSP जो है इस हिसाब से तय होना चाहिए, ठीक। तो फार्मर का कहना है कि आप जो MSP दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, है ना, वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए पहले तो एक कानून बनाइए, कानून बना करके इसको परमानेंट करिए। और जो कानून बनाइए उसमें आप क्या करिए, जो MS स्वामीनाथन कमीशन है उसकी रिपोर्ट के आधार पर वो आप कानून बनाइए, उसकी रिपोर्ट को लागू करिए। ये फार्मर्स का मेन डिमांड है और उसको लेकर वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। दिस इज द मतलब ये आपका एक्चुअली में ब्रीफ वो है ना, ठीक है। आ गई बात समझ में, कमल जी। मैंने उनका जो डिमांड है कि एक तो मतलब कि MSP जो है उसको परमानेंट करो, यानी उसके लिए कानून पारित कर दो, और दूसरा स्वामीनाथन कमीशन का जो रिपोर्ट है उसे क्या करो, लागू कर दो। ये दो डिमांड है उनका, ठीक है। यहां पर जो है कैग है, कैग के लिए जो आर्टिकल है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, उसके लिए जो आर्टिकल है आर्टिकल 148 से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 151 तक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पर। आपसे देखिए MSP अभी चर्चा में है ना, MSP से आपसे एक सवाल बन सकता है कि MSP का फाइनल रेट किसके द्वारा तय किया जाता है, तो याद रखिएगा उसके लिए होता है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये सवाल आपसे बन सकता है MSP से। मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा आगे, है ना, चिंता मत करिए। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्या, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे सवाल आपके बनते हैं, ध्यान से चीजों को समझेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका। देखिए संघ की कार्यपालिका जो है ना, इसमें कहां से कहां तक आर्टिकल मैंने बताया आपको, आर्टिकल 52 से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 78 तक है ना। लेकिन इसके अंदर संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं संघ की कार्यपालिका में, तो संघ की कार्यपालिका के अंदर दोस्तों सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आते हैं। फिर कौन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। कौन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। इसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, तीसरे आते हैं, याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। और इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे कौन आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या जैसे हम कहते हैं भारत के महान्यायवादी। हिंदी में मैं सभी के नाम लिख दे रहा हूं, जो राष्ट्रपति, फिर आते हैं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद आते हैं आपका आता है मंत्रिपरिषद, और इसके बाद आता है आपका भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। एक्चुअली में लिखिए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, भारत का महान्यायवादी। देखिए अब यूनियन एग्जीक्यूटिव चैप्टर के अंदर हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट की। आपसे कई बार सवाल बनता है कि इसमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, इसमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, है ना। इसमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, इसमें से कौन यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। इन चार लोगों से मिलकर के संघ की कार्यपालिका का क्या होता है, गठन होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट
व्हाट अबाउट प्रेसिडेंट। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, जो है हमारा यहां पर यूनियन एग्जीक्यूटिव का पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट। फिर हम लोग आएंगे वाइस प्रेसिडेंट पर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर। और आप याद रखेंगे पूरा नेक्स्ट वीक हमारा टॉपिक जो चलेगा वो प्रेसिडेंट ही चलेगा। अगला पूरा वीक हम लोग राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नहीं, वर्तमान में के वेणुगोपाल नहीं है, अभी कोई और बन गए हैं, असलम खान जी। थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए करंट में आप। आगे चलें, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वर्तमान में कौन है कैग अटॉर्नी जनरल, बताइएगा थोड़ा, जिनको पता है। तुम लोग यार करंट वगैरह पढ़ा करो थोड़ा बहुत। हाँ, करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्जाम में, काफी सवाल बनता है करंट अफेयर्स से, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। वेरी गुड, आनंद साहू जी, बिल्कुल आपने सही बताया है, आर वेंकट रमानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला है हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। देखिए, जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो कहां से कहां तक है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62, ये किससे संबंधित है, राष्ट्रपति से संबंधित है ना। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या कहता है, कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति का पद है, यह पद आपका कभी वैकेंट नहीं हो सकता है। दिस पोस्ट कैन नॉट बी वैकेंट एट एनी टाइम। यह पद किसी भी स्थिति में आपका खाली नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली होता है तो राष्ट्रपति के पद को तब तक के लिए होल्ड कौन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट का भी पद खाली है तो राष्ट्रपति के पद को कौन होल्ड करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं। ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद जो है ना वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में खाली नहीं होगा। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एवरी टाइम, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एवरी टाइम। हर समय भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्योंकि सर ऐसी क्या आवश्यकता है, क्यों राष्ट्रपति का पद क्यों खाली नहीं हो सकता है, बिकॉज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो है ये संघ की कार्यपालिका के प्रमुख हैं, हेड हैं। और दूसरी बात, हमारे संविधान का आर्टिकल 79 क्या कहता है, हमारे संविधान का आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। यानी कि संसद जो है इसका गठन लोकसभा, राज्यसभा और किसके द्वारा होगा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। यानी कि संसद विदाउट प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकती है। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है ना वो कभी भी खाली नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इसके बाद आर्टिकल 53 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आर्टिकल 53 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज ऑल executive power of union shall be vested in president। यानी कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, यह कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी, संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ध्यान से चीजों को समझिए। यहां पर दोस्तों जब सवाल यह उठता है कि जो संघ की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके ब्रिजेश, याद रखिएगा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जितने भी फंक्शन हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे, तो वो किए जाएंगे किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। सारे के सारे संघ की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी।
लेकिन साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर यह कहता है आर्टिकल 53 के अंदर ही, अभी हम इसे और डिटेल में देखेंगे। पहले आप इतना लिखो, फिर समझते हैं इसको डिटेल में हम लोग। पहले आप इतना लिखिए, फिर इसे हम डिटेल में समझेंगे, है ना। पहले आप इतना लिखो, लिख लिया। निधि पांडे जी, वो यूनियन एग्जीक्यूटिव आपका दिया है आर्टिकल 52 से 78 के बीच में। अगर बुक में दिया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में कि आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट से संबंधित है, नो, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62 तक। अगर बुक में दिया हुआ है प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78, तो आप उसे क्या कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। ओके, लॉर्ड जीसू जी अपने, देखिए, वो जो राष्ट्रपति बनते हैं, वो मतलब राष्ट्रपति का पद उन्होंने लड़ा नहीं, वो मतलब क्या है, तब तक के लिए प्रेसिडेंट हैं जब तक के लिए राष्ट्रपति का पद खाली है। वो अस्थायी राष्ट्रपति बन नहीं रहे हैं, वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट बन रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन रहे हैं, इसलिए उनका कोई शपथ नहीं होता, है ना। क्लियर है पॉइंट, ये बात समझ में आ गई। लॉर्ड जीसू जी, निहित का मतलब कि उनके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, इसका मतलब यह है। वेस्टेड का मतलब है राष्ट्रपति के पास होगी। क्लियर है, आगे चले हम लोग। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इसके बाद कहता है राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग, प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर का यूज क्या अपनी इच्छा से करेंगे। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव पावर का यूज किसके सलाह पर करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करेंगे। मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पर करेंगे। अब यहां पर कुछ डेवलपमेंट आपको याद रखने हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, अनूप आपके अंदर पैसेंस है, हैव यू पैसेंस अ लिटिल बिट और नॉट, हैव यू अ लिटिल बिट पैसेंस। ये बिल्कुल पहले हम आपको बता दें हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। यार तुम लोग ना, इधर वाले जो बच्चे हैं, जो भी ये एनडीए वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को अंदर ना सीखने का थोड़ा पैसेंस रखिए। यो आप लोग ना बहुत क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। मैं अगर ज्यादा मुझे वो हो लगेगा तो मैं आपके कमेंट बंद करवा दूंगा, फिर आप लोग ना कमेंट फिर कर ही नहीं पाओगे, ऑफ करवा दूंगा मैं कमेंट। मैं अभी चीजों को यार समझा रहा हूं, मुझे समझा लेने दो, कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या तरीका होता है, सब बताएंगे। सीखने के लिए ना थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग, प्लीज। चलिए मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 53 क्या कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि संघ की, यानी केंद्र सरकार की जितने भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो किस में निहित होगी हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। और आर्टिकल 53 में ही आपको याद रखना है, आर्टिकल 53 ही कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। यानी जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को पावर तो बहुत सारे हैं, राष्ट्रपति के पास कई सारे पावर है, लेकिन राष्ट्रपति अपने पावर को यूज अपनी इच्छा से नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर है, वीटो का पावर है, राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर है, राष्ट्रपति के पास कई सारे लेजिस्लेटिव पावर हैं, कई सारे एग्जीक्यूटिव पावर हैं, मिलिट्री पावर हैं, कई सारे पावर दिए गए हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की जब बात करता है दोस्तों, राष्ट्रपति को जितनी भी शक्तियां दी गई है और शक्तियां देकर के कह दिया गया है कि आप इन शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, मंत्री परिषद का सलाह लेना पड़ेगा कोई भी काम करने के लिए। सवाल यह उठता है, क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकते?
इसको लेकर दोस्तों एक केस आता है। लेकिन याद रखिएगा इसके पहले इसी में आपको नोट में लिख लीजिएगा, अभी हम इस आर्टिकल को आगे काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे संविधान में एक आर्टिकल 74 है, इस आर्टिकल को हम फर्दर आगे डिटेल में काफी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर इससे रिलेटेड है ये आर्टिकल 53 से, तो इसलिए हम यहां पर इसके बारे में पढ़ना है हमें। आर्टिकल 74 क्या कहता है? देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by prime minister, there shall be a council of minister headed by prime minister to aid and advise president। यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, पीएम की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा, पीएम की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगा जो प्रेसिडेंट को उनके कार्यों में, प्रेसिडेंट को उनके कार्यों में सलाह एवं सहायता प्रदान करेगा, सलाह एवं सहायता प्रदान करेगा। यानी कि आर्टिकल 53 जो कहता है, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। लेकिन साथ ही साथ कहता है कि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा से नहीं करेंगे, बल्कि किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर करेंगे। और इसी के लिए हमारे संविधान में है आर्टिकल 74, और आर्टिकल 74 कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि एक मंत्री परिषद होगा। किस लिए होगा? टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। किसके अध्यक्षता में होगा? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा। यानी मंत्री परिषद का जो गठन होता है आर्टिकल 74 के तहत होता है। और इस मंत्री परिषद का गठन होता क्यों है? ताकि यह राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह एवं सहायता प्रदान कर सके कि डियर प्रेसिडेंट प्लीज इशू नेशनल इमरजेंसी, प्लीज इशू ऑर्डिनेंस, प्लीज इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि ये राष्ट्रपति को कहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय आपको आपातकाल लागू करना है, राष्ट्रीय आपात लागू करना है, आपको राष्ट्रपति शासन लागू करना है, आपको ये ऑर्डिनेंस जारी करना है। राष्ट्रपति कहेंगे जी सर। तो इसको लेकर एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में इन 1974, 1974 में एक केस आता है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इस केस के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यह केस आता है कब? 1974 में। और यह केस क्या कहता है? इस केस में क्या होता है? शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहां पर पूछा जाता है, यहां पर जो राष्ट्रपति का जो पावर है, क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से इस सवाल पूछा गया इस केस में। क्या यहां पर जो राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर की जो बात करी गई है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के सलाह पर करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? क्या राष्ट्रपति को हर काम को करने के लिए मतलब मंत्री परिषद से सलाह लेना पड़ेगा? क्या राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकते हैं? यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब किसकी इच्छा है? मंत्री परिषद की इच्छा है। यानी राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब क्या है? राष्ट्रपति की अपनी इच्छा नहीं, बल्कि मंत्री परिषद की इच्छा। यानी कि अगर मंत्री परिषद कोई चीज चाहेगा तभी राष्ट्रपति करेंगे, अगर मंत्री परिषद नहीं चाहेगा तो राष्ट्रपति नहीं करेंगे। मतलब यह है, मान लीजिए राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को चाय पीने का मन है, राष्ट्रपति की इच्छा है कि मैं चाय पीऊं, लेकिन मंत्री परिषद कहता है कि नहीं प्रेसिडेंट साहब चाय नहीं पीना है, कॉफी पीना है आपको। राष्ट्रपति ठीक है मैं कॉफी पीऊंगा। यानी कि राष्ट्रपति की अपनी इच्छा नहीं, बल्कि किसकी इच्छा पर? मंत्री परिषद की इच्छा पर काम करेंगे। यहां शमशेर सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति अपने कार्य को मंत्री परिषद के इच्छा पर करेंगे,
मंत्री परिषद की इच्छा पर करेंगे। यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये चीज कह दिया, यानी कि अपनी इच्छा पर वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। वो किसकी इच्छा पर करेंगे कोई काम? वो मंत्री परिषद की इच्छा पर करेंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। इसलिए जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में याद रखिएगा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉमिनल हेड होते हैं। और याद रखिएगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होता है? वो रियल हेड होता है, वो वास्तविक प्रधान होता है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा इंदिरा गांधी। फर्दर डेवलपमेंट पहले सुन लीजिए, फिर मैं आपके डाउट लूंगा। जब मैं आपसे डाउट पूछूं तब आप डाउट पूछिए प्लीज। अभी फर्दर पहले डेवलपमेंट हम लोग समझते हैं, लिखने का मैं आपको समय दूंगा। इसके बाद क्या होता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये इंदिरा गांधी संविधान में ये संशोधन करवाती है संसद से और कहती है कि प्रेसिडेंट के लिए मंत्री परिषद के सलाह को, प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह को मानना, प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह को मानना क्या होगा? अनिवार्य होगा। क्या होगा? अनिवार्य होगा, यानी कि मैंडेटरी होगा। यानी कि राष्ट्रपति को अगर मंत्री परिषद ने कोई सलाह दे दी तो राष्ट्रपति उसी को मानेंगे, राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे और कुछ भी ऑप्शन नहीं है राष्ट्रपति के पास। 42वां संविधान संशोधन ने यह प्रावधान किया, यानी राष्ट्रपति ने अगर मंत्री परिषद ने कह दिया कि प्रेसिडेंट साहब उठ जाइए, प्रेसिडेंट हैव टू, प्रेसिडेंट को उठना होगा, प्लीज स्टैंड अप, राष्ट्रपति को उठना होगा। अगर मंत्री परिषद कहता है डियर प्रेसिडेंट प्लीज सिट डाउन, और प्रेसिडेंट नहीं मालिक थोड़ा ना मुझे खड़े रहना है, बहुत देर से बैठे हुए हैं, हमको ना थोड़ा खड़े रहने दीजिए, आई सेड सिट डाउन, मंत्री परिषद कहेंगे बैठ जाइए, प्रेसिडेंट की ठीक है बैठ जाते हैं। यानी कि जो भी मंत्री परिषद के द्वारा राष्ट्रपति को कहा जाएगा वो राष्ट्रपति के लिए मानना क्या होगा? बाध्यकारी होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा फिर क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है? 1977 आता है। ध्यान से पहले आप लोग कमेंट मत करिए, जो मैं समझा रहा हूं पहले समझिए, फिर जब मैं डाउट पूछूंगा तब आप डाउट बताना आपने। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है? फर्दर डेवलपमेंट क्या होता है याद रखिएगा 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है और पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? मोरारजी देसाई। और याद रखिएगा कि ये जो मोरारजी देसाई है ये जब आते हैं तो ये संविधान में 44वां संविधान संशोधन करते हैं 1978 में। 44वां संविधान संशोधन करते हैं 1978 में और इसमें यह प्रावधान किया जाता है कि प्रेसिडेंट मंत्री परिषद के सलाह को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को, प्रेसिडेंट मंत्री परिषद के सलाह को सिर्फ एक बार रिकॉन्सिडरेशन के लिए, यानी पुनर्विचार के लिए, सिर्फ एक बार रिकॉन्सिडरेशन के लिए या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। समझेंगे अभी इसे, थोड़ा सा इंतजार करिए। यानी कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? 44वां संविधान संशोधन 1978 उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो प्रेसिडेंट जो चाहें तो मंत्री परिषद के एडवाइस को, जो भी एडवाइस दिया गया है उसको सिर्फ एक बार क्या कर सकते हैं? रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। याद रखिएगा। लेकिन अगर सेम एडवाइस फिर से वापस आ जाए तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के अनुसार काम करना होगा, उस एडवाइस के अनुसार काम करना होगा, या प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना बाध्य होगा। यानी बाध्य होगा का मतलब क्या? मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा। ठीक है, समझिए।
42वां संविधान संशोधन, उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अगर मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई भी एडवाइस दिया उनको मानना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन 44वां संविधान संशोधन ये कहता है कि प्रेसिडेंट को थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उनके साथ मजाक करते हैं। मजाक करते हैं क्या, प्रेसिडेंट को ये कह देते हैं कि आप क्या कर सकते हो, इस एडवाइस को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हो, रिकॉन्सिडरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसे वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर सेम एडवाइस फिर से वापस दे दी जाए, मतलब कि अगर उस एडवाइस को बिना किसी चेंज के फिर से वापस भेज दिया जाए, तो राष्ट्रपति को उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। मतलब ये फिर पुनर्विचार के लिए वापस भेजना ही क्यों है, जब उस पुनर्विचार का कोई असर ही नहीं हो सकता, फिर से अगर राष्ट्रपति को उसी एडवाइस के अनुसार काम करना पड़ेगा अगर वापस भेजा जाए, तो फिर इसका क्या ही मतलब है क्या, कोई खास मतलब है नहीं। बस बीच में झूठ मूठ का एक जोड़ दिया कि हाँ राष्ट्रपति अपने मतलब जो एडवाइस, कोई भी अगर एडवाइस दी जाती है उसको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद ने कहा डियर प्रेसिडेंट प्लीज इंपोज प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर, प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर। और जो प्रेसिडेंट है वो कहता है नहीं प्रधानमंत्री जी देखिए वहां पर ना हम लोग आपस लगा करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाने की कोई जरूरत है ना, प्लीज एक बार आप ना इस एडवाइस को थोड़ा सा कंसीडर करिए, फिर से एक बार इस पर पुनर्विचार करिए कि उतना सिचुएशन नहीं, हम लोग वहां पर आपस वगैरह लगा करके मिलिट्री के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लग नहीं रहा है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाना उचित होगा, प्लीज आप एक बार इस एडवाइस पर पुनर्विचार करिए। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं मैंने क्या कहा, आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि आप इसके अनुसार काम करें, मैंने कहा है आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना है, अगर सेम एडवाइस फिर से वापस दे दिया तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना होगा, इस चीज को आप याद रखेंगे। क्लियर? अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। सर जी आपने बोला था कि बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के बाहर से कोई भी अवार्ड नहीं लिया जा सकता है, तो वह अवार्ड के लिए जब पूछते हैं तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट मंत्रिपरिषद से बात करते हैं। डेफिनेटली अनुज बिल्कुल बात करेंगे। सर यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रॉन्ग लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स करे तब क्या होगा, तब भी उनको मानना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। पहले तो पूरा आर्टिकल 395 हमें पढ़ना नहीं है, आर्टिकल 395 तक सम्राट जी, है ना, ठीक है। और आपका मैंने कई बार बोल दिया है कि सिलेबस आपका मार्च एंड तक फिनिश हो जाएगा, तो बार बार आप यही सवाल ना पूछें क्लास में, डेली मैं यही नहीं बताऊंगा कि सिलेबस कब तक एंड हो जाएगा, मैंने कई बार बता दिया है कि मार्च एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर सर कोई बिल पर प्रेसिडेंट वीटो लगाना चाहे तब नहीं लगा पाएगी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मना कर दे। देखिए एक वीटो होता है जिसे कहते हैं अब्सोल्यूट वीटो, अब्सोल्यूट वीटो लगा सकती है, और एक होता है अब्सोल्यूट वीटो भी लगाने के लिए मंत्रिपरिषद का सलाह लेती है, और एक होता है पॉकेट वीटो, हाँ जेबी वीटो, उसमें भी वो मंत्रिपरिषद का सलाह लेना जरूरी होता है। एक देखिए एक जो मतलब होता है ना, एक कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का यानी कि अपना खुद का कोई पावर नहीं है, प्रेसिडेंट की अपनी कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं है। संविधान, हमारा संविधान राष्ट्रपति को कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देता है, हमारा जो संविधान है राष्ट्रपति को कोई भी विवेकाधीन शक्ति नहीं दे, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के पास एक सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। सिचुएशनल डिस्क्रिशन का मतलब क्या, परिस्थिति के अनुसार राष्ट्रपति के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, जिस मामले में राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। और वो क्या है, जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपने डिस्क्रिशन से, अपनी इच्छा से किसी भी सबसे बड़ी पार्टी को क्या कर सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मतलब कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यानी किसी भी लार्जेस्ट पार्टी के जो लीडर हैं उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अभी वीटो पावर हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीटो पावर क्या होता है, वीटो का एक्चुअल मतलब होता है किसी भी कानून को बनने से मना करना, ठीक है, दैट इज वीटो पावर। हम लोग बात करेंगे वीटो पावर की आगे। प्रेसिडेंट की सैलरी की भी बात करेंगे हम, है ना, प्रेसिडेंट की सैलरी की भी बात करेंगे हम, है ना। और किसी का कोई डाउट है, सर गवर्नर जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाता तो क्या वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेगी?
पहले तो अमित, गवर्नर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाता है। प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करना प्रेसिडेंट का काम है, और प्रेसिडेंट जब भी किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज करेंगे तो उसके लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नर जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, आपका सवाल गलत है। प्रेसिडेंट लगाते हैं प्रेसिडेंट रूल को किसी स्टेट में, ना कि गवर्नर। ओके, प्रेसिडेंट की सैलरी अभी बात करेंगे, 5 लाख रुपए है ना। तुम लोग ना बस प्रेसिडेंट की सैलरी में ही फंसे रहो, सवाल वहां से पूछेंगे नहीं आपके एग्जाम में, है ना। आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, कभी एनडीए का पेपर उल्टा के देख लो, या कभी सीडीएस का पेपर पूरा निकाल के देख लो, कभी भी अगर सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट पूछा गया है तो, है ना। बात करेंगे लेकिन सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट की भी। सर प्रेसिडेंट का फंडामेंटल राइट होता है, डेफिनेटली होता है भाई, प्रेसिडेंट का फंडामेंटल राइट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट कैसे होते हैं, अभी ऋषिकेश हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे तब वहां पर हम बात करेंगे इसकी, कैसे प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, बात करेंगे उसकी। सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते बिना पीएम के किसी लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए। पीएम के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पीएम अगर नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं है ना। विदाउट पीएम, विदाउट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट फंक्शन फॉर अ डे। एक दिन के लिए भी बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद कार्य नहीं करती है। प्रधानमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया, पूरा मंत्रिपरिषद खत्म। प्रधानमंत्री का डेथ हो गया, पूरा मंत्रिपरिषद खत्म। क्लियर है पॉइंट। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मेंबर होता है, मैक्सिमम साइज क्या होता है, मिनिमम साइज क्या होता है, वी विल डिस्कस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टॉपिक, है ना। आप लोग जितना मैंने बताया उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछिए। वो सर गवर्नर जब एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट रूल के लिए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेना जरूरी होगा? नहीं ऋषभ, ये गवर्नर का अपना डिस्क्रिशनरी पावर होता है। वो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं उमंग। जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है। और आप एक चीज याद रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी ही नहीं होती है। वाइस प्रेसिडेंट के पद का कोई सैलरी नहीं होता। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए सैलरी नहीं मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है किसके लिए? फॉर द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनको सैलरी मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट के पद का कोई सैलरी नहीं है, याद रखेंगे इसको। बिल्कुल नहीं। तब तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहां पर जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तब तक प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से कुछ भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। वही क्या होता है एक्चुअली में? केंद्र सरकार होती है। ठीक है, डेफिनेटली जो पीएम चाहेगा वही होगा। वही होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, वही हमारा संसदीय लोकतंत्र, संसदीय प्रणाली है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप लोगों का। मैं अब इतना अगर डाउट लेना शुरू कर दूंगा ना, पता चला कि मैं 1 घंटे आपके डाउट ही लेता रह गया और मैं आगे फर्दर बढ़ ही नहीं पाऊंगा, है ना। क्योंकि आपके डाउट्स टॉपिक से हटके होते हैं ज्यादातर। ठीक है, देखो अब एक बच्चा है अंशुल गर्ग, द आईएएस आईपीएस को डिसमिस करने के लिए काउंसिल मिनिस्टर डेफिनेटली लेनी होती है। भाई जब मैंने एक बार कह दिया कि प्रेसिडेंट अपने किसी भी काम को मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेंगे, अब सर इसके लिए क्या मंत्रिपरिषद की सहमति लेनी पड़ती है? क्या सर प्रेसिडेंट सोने के लिए मंत्रिपरिषद की परमिशन लेते हैं क्या? क्या प्रेसिडेंट को अगर कहीं जाना है घूमने के लिए तो वो क्या मंत्रिपरिषद की सलाह लेते हैं क्या? मतलब ये क्या है? प्रेसिडेंट तो अपना अगर कोई पर्सनल काम है तो भाई वो उसके लिए मंत्रिपरिषद से सलाह क्यों लेंगे? सर प्रेसिडेंट क्या नाश्ता करेंगे, सर वो प्रधानमंत्री से फोन करके पूछते हैं क्या सर आज सैंडविच खा लें या बर्गर खा लें या पिज्जा खा लें? मोदी जी बताइए। या प्रेसिडेंट सर आज ना मेरा मतलब सर पेट दर्द कर रहा है सर, है ना, आज मेरा खाने का मन नहीं है, सर खाना जरूरी है क्या? बता दीजिए। जो प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जो एक्सिक्यूटिव फंक्शन है, जो मिलिट्री फंक्शन है, जो डिप्लोमेटिक फंक्शन है, उन सभी में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से यानी मंत्रिपरिषद से सलाह लेना हो। सिंपल है। अगर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऑर्डर को रिफ्यूज करेगा तो उसको संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और हो सकता है उनके खिलाफ इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है अगर मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने से मना करता है। कौन? राष्ट्रपति। तो इसलिए राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है?
रबर स्टैंप कहा जाता है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है भारत का राष्ट्रपति का है एक रबर स्टैंप है, जो कि सिर्फ क्या करेगा, मंत्रिपरिषद के इशारों पर काम करता है। और याद रखिएगा, जो भारत के राष्ट्रपति की तुलना इन शमशेर सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, और इस संसदीय प्रणाली को हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। और ब्रिटेन का जो किंग या क्वीन है, वहां के जो राजा या वहां के जो महाराजा, वहां की जो महारानी है, सेम वही सिमिलरिटी है ब्रिटिश मोनार्की की तरह। यहां पर क्या है, यहां पर राष्ट्रपति है। जैसे ब्रिटेन में महाराजा या महारानी बिना प्रधानमंत्री की सलाह के कोई काम नहीं कर सकते, उसी तरह भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी सेम पोजीशन भारत के राष्ट्रपति का वैसा ही है जो ब्रिटेन में महाराजा या महारानी का है। जो ब्रिटेन में किंग या क्वीन का जो पोजीशन है, वही पोजीशन भारत में क्या है, राष्ट्रपति का है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि इसमें शमशेर सिंह केस में, इसलिए भारत के राष्ट्रपति को उसी के किसके प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार ही काम करना पड़ेगा हमेशा। ठीक, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 यह बात करता है दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, देखो जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो हम लोग जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, वोट करते हैं। कोई भी मान लीजिए लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोई भी लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं, वो जाकर क्या करते हैं, अपने क्षेत्र से एक लोकसभा सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, उसी तरह सवाल उठता है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे। क्या हम लोग जो भारत के जो नागरिक हैं, क्या वो जाकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं? याद रखिएगा नो। क्या राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है? याद रखिएगा नो। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन हिस्सा लेते हैं? जो लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेंगे उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहेंगे, राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज कहेंगे। और जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें दोस्तों कौन कौन शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, हिंदी में लिख लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला याद रखिएगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। और इसके बाद याद रखेंगे इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इलेक्टेड एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए को याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। वो कब शामिल किया गया? एडेड बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यहां पर लिखा है मैंने दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित एमएलए, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित एमएलए ये हिस्सा लेते हैं। इनसे मिलकर क्या होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का गठन होता है। यानी कि लोकसभा में याद रखिएगा, जैसे इलेक्टेड मेंबर हैं लोकसभा में कितने, 543 मेंबर्स। राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर होते हैं। वर्तमान में टोटल 245 मेंबर है, जिसमें कि 233 क्या हैं, इलेक्टेड हैं, एमएलए के द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है 233, और 12 मनोनीत होते हैं। 12 मेंबर को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। किससे? आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज से। यानी कि जो लोकसभा के 543 इलेक्टेड मेंबर हैं
राज्यसभा के जो 233 इलेक्टेड मेंबर हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। जो 28 स्टेट है, जो 28 राज्य है, इस 28 राज्य में जो एमएलएज हैं, जो इलेक्टेड एमएलए हैं, जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य हैं वो, और साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी उसके जो इलेक्टेड एमएलएज हैं ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है, किसी एमपी या एमएलए की सीट खाली है, अगर यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज अगर कंप्लीट नहीं है, तो क्या इसका राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रभाव पड़ता है? याद रखिएगा, नो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता राष्ट्रपति के चुनाव पर। तो नोट में लिख लेंगे, अगर राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल कंप्लीट नहीं है, या किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, विधानसभा भंग है, तो इसका राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब इफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट इज इनकम्प्लीट, if electoral college of president is incomplete or legislative assembly of any state is dissolved, then there is no effect on election of president, ये बात क्लियर है? बाकी हम लोग कल आएंगे, कल की क्लास जब आएगी, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी कल की, क्योंकि कल हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति को कैसे चुनते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन क्या होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का लिए योग्यता क्या है, राष्ट्रपति को हटाते कैसे हैं, है ना, ये सारा प्रोसेस हम लोग कल देखेंगे। तो कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विधानसभा भंग का मतलब कि वो विधानसभा जो है अभी एक्टिव, मतलब सक्रिय नहीं, विधानसभा जो है वो मतलब डिसॉल्व हो चुकी है ना, विधानसभा अभी फंक्शन नहीं कर रही है ना, जैसे वर्तमान में J&K। क्लियर? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, और बाकी हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।